नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर ना कुछ जगह ऐसी हैं जो हमेशा एक रहस्य जैसी लगती हैं। जिज्ञासा तो बहुत होती है उनके बारे में जानने की, पर पुख्ता जानकारी मिलना वो थोड़ा मुश्किल होता है। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया। मतलब एक ऐसा देश जो अपनी अलग थलग पहचान के लिए जाना जाता है। हमारे पास इस देश यानी डीपीआरके के बारे में एक स्रोत सामग्री है, उत्तर कोरिया एक विस्तृत परिचय। तो आज इसी के आधार पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज के जरिए हम उत्तर कोरिया के इतिहास, उसकी अनोखी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सेना और वहाँ के समाज संस्कृति, इन सब पहलुओं को थोड़ा समझें। ये जानकारी एक तरह से उत्तर कोरिया का एक खाका तो देती है, लेकिन इसमें कई परतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देश है कहाँ? खैर, नाम से तो जाहिर है, कोरियाई प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा पूर्वी एशिया में। स्रोत बताता है कि इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, उत्तर में चीन और रूस, और हाँ, दक्षिण में दक्षिण कोरिया से। और भूगोल ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, नदियां हैं, जंगल भी हैं। साइज में मतलब भारत के कई राज्यों से भी छोटा है। अब आते हैं इतिहास पर, और यहाँ से चीजें थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा होनी शुरू होती हैं। जानकारी के मुताबिक 1945 तक तो पूरा कोरिया जापान के कब्जे में था। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान हारा, कोरिया आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी आई बंटवारे के साथ। प्रायद्वीप 2 हिस्सों में बंट गया, एक उत्तर सोवियत प्रभाव वाला और दूसरा दक्षिण अमेरिकी प्रभाव वाला। और फिर 1950 से 53 तक चला कोरियाई युद्ध। यहाँ एक बात बहुत चौंकाने वाली है। स्रोत कहता है कि तकनीकी तौर पर उत्तर और दक्षिण कोरिया आज भी युद्ध की स्थिति में है। मतलब लड़ाई तो रुकी, पर वो बस एक युद्ध विराम था। कोई पक्की शांति संधि कभी हुई ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। और डीपीआरके की स्थापना हुई 9 सितंबर 1948 को किम इल सुंग के नेतृत्व में। ये ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। 1945 का बंटवारा और फिर वो युद्ध जिसका अंत शांति संधि से नहीं, सिर्फ युद्ध विराम से हुआ, ये आज भी वहाँ की पूरी राजनीति, पूरी सुरक्षा स्थिति की जड़ में है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज की हकीकत है। तनाव, बटे हुए परिवार, गहरा शक, सब कुछ। और तकनीकी रूप से युद्ध में होने का मतलब है कि चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। बिल्कुल। ये बात कि शांति संधि आज तक नहीं हुई, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर। शासन कैसे चलता है वहाँ? ये दस्तावेज साफ कहता है कि ये एक दलीय राज्य है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का शासन है। पर जो बात इसे शायद दुनिया के बाकी देशों से अलग करती है, वो है किम परिवार का पूरा नियंत्रण, पीढ़ी दर पीढ़ी। किम इल सुंग से शुरू हुआ, फिर उनके बेटे किम जोंग इल, और अब 2011 से उनके पोते किम जोंग उन। हाँ, ये जो वंशानुगत उत्तराधिकार है ना, पिता से बेटे फिर पोते तक सत्ता जाना, ये इस सिस्टम का सबसे खास पहलू है। और जैसा स्रोत बता रहा है, ये सिर्फ टॉप लीडरशिप की बात नहीं है। पार्टी का कंट्रोल समाज के हर लेवल पर है, हर पहलू पर। आपकी नौकरी, पढ़ाई, आप कहाँ रहेंगे, आप क्या सोचेंगे, सब पर पार्टी की नज़र और विचारधारा का असर रहता है। ये एक पूरी तरह से टोटलिटेरियन व्यवस्था है, जहाँ राज्य और पार्टी व्यक्ति से ऊपर हैं। इसे समझे बिना उनके फैसले समझना मुश्किल है। मतलब जिंदगी का शायद ही कोई हिस्सा इस नियंत्रण से बाहर हो। ठीक है, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है, मतलब केंद्रीय योजना के तहत चलती है और काफी हद तक बंद है, क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब हुआ कि सरकार ही सब तय करती है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, कीमतें क्या होंगी। प्राइवेट व्यापार की गुंजाइश बहुत कम है। मुख्य उद्योग दस्तावेज में कृषि, माइनिंग जैसे कोयला, लौह अयस्क और भारी उद्योगों का जिक्र है। और हाँ, सेना पर बहुत खर्च होता है। लेकिन इसी में यह भी लिखा है कि देश का आर्थिक विकास बहुत सीमित रहा है। जीडीपी कम है, और जैसे हम सुनते भी रहते हैं, खाने की कमी, खाद्य संकट की खबरें आती हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसके कारण भी बताए गए हैं? हाँ, कई कारण हैं। स्रोत उस पर बात करता है। एक तो देखिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अक्सर उतनी कुशल नहीं होती, डिमांड सप्लाई ठीक से मैच नहीं हो पाती। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, बाढ़, सूखा, जिसका असर खेती पर पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जिसका जिक्र इसमें खास तौर पे है, वह है कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। ये प्रतिबंध लगे हैं उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से। यूएन ने लगाए हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कई देशों ने लगाए हैं। और इनका सीधा असर पड़ता है व्यापार पर, विदेशी निवेश पर, पैसे के लेन देन पर।
ये सिर्फ सरकार पर नहीं, आम लोगों तक पहुंचने वाली चीजों पर भी असर डालते हैं। अच्छा, तो ये प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर नहीं है, इनका जमीन पर असर है, लोगों की जिंदगी पर। और ये खाद्य संकट का बार बार आना ये दिखाता है कि आर्थिक मुश्किलें वाकई गहरी हैं। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा एक स्थायी समस्या जैसी बन गई है। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि हाल के सालों में कुछ छोटे-मोटे आर्थिक सुधारों की कोशिश हुई है, जैसे कुछ बाजारों को थोड़ी छूट देना, लेकिन मूल ढांचा अभी भी वही है, स्टेट कंट्रोल्ड और दुनिया से कटा हुआ। और जाहिर है इसका असर लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। और अर्थव्यवस्था की इसी हालत से जुड़ा हुआ सा लगता है अगला पहलू, सेना। जानकारी बताती है कि उत्तर कोरिया की सेना, कोरियन पीपल्स आर्मी (KPA) संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से है। लाखों सक्रिय सैनिक और लाखों रिजर्व में। पर जिस चीज़ ने उत्तर कोरिया को हमेशा सुर्खियों में रखा है वो है उसका न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस पे काफी जोर देता है। बताता है कि उत्तर कोरिया ने कई परमाणु परीक्षण किए हैं, अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। इनमें ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। ये प्रोग्राम उनके लिए सिर्फ सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है, मोल भाव करने की ताकत भी। ये उनकी मिलिट्री फर्स्ट या सुंगुन नीति का हिस्सा है, जिसमें सेना को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन हाँ, यही प्रोग्राम उनके खिलाफ कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का मुख्य कारण भी है। तो एक तरफ ये सैन्य ताकत उन्हें अहमियत दिलाती है, दूसरी तरफ यही उनके लिए आर्थिक मुसीबतें भी लाती है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। निश्चित रूप से ये उनकी राष्ट्रीय रणनीति का केंद्र है। वो मानते हैं कि मजबूत सेना और परमाणु हथियार ही उनके शासन को, देश को बचा सकते हैं, खासकर अमेरिका से। लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, आर्थिक विकास के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में, लोगों की भलाई के रूप में। और ये दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है। ये NPT को चुनौती देता है और इस इलाके में हथियारों की होड़ को बढ़ा सकता है। सेना के बाद अब जरा संस्कृति और समाज पर आते हैं। क्या वहाँ का समाज भी उतना ही कंट्रोल्ड है जितनी राजनीति और अर्थव्यवस्था? स्रोत क्या बताता है? इस दस्तावेज के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। कल्चर और मीडिया पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है। कला, साहित्य, संगीत, फिल्में, सब कुछ एक तरह से सरकारी प्रचार का हिस्सा हैं। इनमें पारंपरिक कोरियाई संस्कृति की झलक तो होती है, पर सब कुछ सरकारी विचारधारा के हिसाब से ढाला जाता है। यहाँ एक खास विचारधारा का जिक्र है, जुचे। जी, ये क्या है? जुचे उत्तर कोरिया की ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजी है। किम इल सुंग ने इसे विकसित किया था। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस। ये कहती है कि कोरियाई लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद करें, बिना किसी बाहरी दखल के, और देश को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं है, इसे जीवन के हर पहलू में लागू किया जाता है। स्कूलों से लेकर कला तक हर जगह जुचे का प्रचार होता है। ये राष्ट्रवाद, समाजवाद और आत्मनिर्भरता का एक मिला-जुला रूप है। अच्छा, तो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत ही उनके अलग-थलग रहने का एक वैचारिक कारण भी है। जी बिल्कुल। और आम नागरिकों की जिंदगी पर नियंत्रण, उसके बारे में क्या है? हाँ, इसमें साफ लिखा है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कड़ा नियंत्रण है। लोगों की आवाजाही, मतलब देश के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदियां हैं। बाहरी दुनिया की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट आम लोगों के लिए लगभग है ही नहीं, और जो है वो भी सरकार का कंट्रोल्ड इंट्रानेट है। विदेशी मीडिया देखना सुनना तो अपराध माना जा सकता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपको बस वही पता चलता है जो सरकार चाहती है। और ये नियंत्रण सिर्फ सूचना तक नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि लोगों की निजी जिंदगी, उनके विचार, उनकी वफादारी, सब पर नजर रखी जाती है। सामूहिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जरूरी होता है, जहां पार्टी और नेता के प्रति वफादारी दिखानी होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति वो बहुत चिंताजनक है। बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, ये सब या तो है ही नहीं या बहुत सीमित हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां अलग राय या आलोचना की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो उत्तर कोरिया के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? इस स्रोत के आधार पर आप क्या कहेंगे? स्रोत कई गंभीर चुनौतियों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले तो जैसा हमने बात की, गंभीर और लगातार बनी रहने वाली आर्थिक समस्याएं, जिसमें खाने की कमी भी शामिल है। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और कड़े प्रतिबंध जो अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालते हैं। तीसरे,
मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना होती है, छवि खराब होती है। और चौथा, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ लगातार तनाव और टकराव का खतरा। ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल और अस्थिर स्थिति बनाते हैं। क्या इस स्रोत में भारत उत्तर कोरिया संबंधों का जिक्र है? हाँ, एक छोटा सा हिस्सा भारत के साथ संबंधों पर भी है। इसके मुताबिक भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध तो हैं, दिल्ली में दूतावास है, प्योंगयांग में भारत का भी, लेकिन व्यापार और सांस्कृतिक लेन देन बहुत ही कम है। देखिए, भारत हमेशा से संतुलित रहा है। जानकारी के अनुसार भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों की निंदा तो की है और यूएन के प्रबंधों का पालन भी किया है, लेकिन साथ ही भारत ने हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी से कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव कम करने और शांति लाने की बात की है। भारत मानवीय सहायता भी भेजता रहा है। ये एक तरह से भारत की गुटनिरपेक्षता की पुरानी नीति और सभी पक्षों से बात करने की कोशिश को दिखाता है। भारत इस इलाके में स्थिरता चाहता है, लेकिन उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित भी है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत सामग्री ने हमें उत्तर कोरिया की एक, कह सकते हैं, कई परतों वाली और काफी जटिल तस्वीर दी है। एक ऐसा देश जो साइज में भले छोटा हो, पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य ताकत और दुनिया से कटे होने के कारण लगातार खबरों में रहता है। हमने देखा कि कैसे किम परिवार का नियंत्रण पीढ़ी दर पीढ़ी है, कैसे अर्थव्यवस्था बंद दरवाजों के पीछे चुनौतियों से लड़ रही है, कैसे सेना और परमाणु कार्यक्रम उनकी पहचान का अहम हिस्सा है, और कैसे जूचे विचारधारा और सरकारी कंट्रोल ने वहां के समाज और संस्कृति को एक खास शक्ल दी है। बिल्कुल। और उत्तर कोरिया को समझना सिर्फ किसी दूर देश के बारे में जानना नहीं है, ये आज की दुनिया की कई अहम सच्चाइयों को समझने के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स कितनी उलझी हुई हो सकती है, खासकर जब परमाणु हथियार बीच में आ जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार और अलग-अलग राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव जैसे मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। स्रोत से मिली जानकारी हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी अलग-अलग है और कई बार कितनी बटी हुई है, और कैसे एक देश का अलग थलग रहना भी पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल जो इस पूरी चर्चा और स्रोत से उभरता है, वो भविष्य को लेकर है। हमने शुरू में बात की थी कि कोरिया युद्ध तकनीकी रूप से अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पृष्ठभूमि में और आज उत्तर कोरिया की जो स्थिति है, परमाणु ताकत है पर आर्थिक रूप से कमजोर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कोरियाई प्रायद्वीप का भविष्य क्या हो सकता है? क्या दोनों कोरिया का एकीकरण, जैसा कभी जर्मनी में हुआ, कभी मुमकिन होगा, या ये बंटवारा अब स्थायी हो चुका है, या फिर कोई तीसरा रास्ता निकलेगा? शायद धीरे धीरे संबंध सुधरें या फिर तनाव ऐसे ही बना रहे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन जिनके बारे में सोचना आज की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है।